नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गियर योर फंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, शेयर का नाम देखकर मत खरीदिए, उसके काम को देख के खरीदिए। जी हाँ दोस्तों, काम से मेरा मतलब है माल से, कि वो शेयर हमें कितना माल कमा के देगा, वो देखकर हमें ख़रीदना चाहिए। आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। पहले बात करते हैं आज की मार्केट के बारे में कि आज मार्केट क्या रही। कल जैसे हमने अपनी वीडियो के अंदर बताया था, एक बार देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट। आज मार्केट ने 25,000 को क्रॉस किया। जैसे कि कल की वीडियो में हमने बात करी थी कि फेड की मीटिंग में पावेल साहब क्या बोलते हैं, और पावेल साहब ने पॉजिटिव बात बोली और उन्होंने यही बोला कि सितंबर में 25 बेसिस पॉइंट का कट होने की पूरी पूरी उम्मीद है। और उस चीज़ का मार्केट ने जश्न मनाया। अमेरिका के अंदर भी कल मार्केट बहुत अच्छी क्लोज दी, मगर आज सुबह जब मार्केट खुली तो 25,076 का मार्केट ने हाई लगाया, और 25,050 मैंने आपको कल भी बोला था कि 25,050 एक हर्डल है। अगर उसके ऊपर मार्केट रुकती है तो 25,200-300 भी दिखा सकती है। मगर आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के अंदर कल भी ये बात हुई थी कि कॉल राइटर ने बहुत अच्छी तरह मार्केट को जकड़ रखा है 24,900 और 25,000 की रेंज में। 2 बजे के आसपास तो दोस्तों ये पोजीशन थी कि 3.5 करोड़ कॉल राइटर खड़े हुए थे 25,000 पे, और लगभग 3 करोड़ पुट राइटर खड़े हुए थे 25,000 पे। यानी कि दोनों ने इस रेंज को बांध के रखा हुआ था, और उस टाइम तो ये लग गया था कि मार्केट 25,000 के आसपास ही क्लोजिंग देगी, जिस हिसाब से कॉल राइटर वहाँ पर खड़े हुए थे, और वही हुआ। मार्केट ने 25,000 पर क्लोजिंग दी। तो आज तो एक्सपायरी की वजह से शायद मार्केट वो मूव नहीं दिखा पाई है। और एक वजह और रही दोस्तों आज मार्केट के ज़्यादा ऊपर न जाने की, कि इन्फोसिस की एक न्यूज़ आई जिसके अंदर 32,400 करोड़ का जीएसटी का उसे एक नोटिस मिला है। 32,400 करोड़ कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है दोस्तों। आप ये देखिए, 2017 से 2022 के बीच का जीएसटी नोटिस मिला है। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि शायद हमारी सरकार ये नहीं देखती नोटिस देने से पहले कि 10-10 साल पुराने नोटिस दिए जाते हैं, और उसके अंदर कंपनी ये कह रही है कि हमारी कोई जीएसटी बकाया नहीं है। जिस नियम के तहत जीएसटी हमसे जीएसटी मांगी जा रही है वो नियम है ही नहीं। अब जो भी है हमें नहीं पता कि क्या बात है क्या नहीं है। इससे मार्केट के सेंटीमेंट कितने ख़राब होते हैं। आप ये देखिए कि जब एफआईज यहाँ पर पैसा लगाते हैं, इन्फोसिस जैसी कंपनी, और उसके अंदर आप बिना सोचे समझे नोटिस आ रहा है। अब बाद में हो सकता है ये नोटिस पता चलेगी कि ख़त्म हो गया या कोई ऐसी बात नहीं है, मगर मार्केट का सेंटीमेंट तो ख़राब हुआ। आज निफ्टी आईटी जो परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी निफ्टी आईटी को कल की न्यूज़ के बाद, आज वो चीज़ नहीं हो पाई। सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि इन्फोसिस का निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा वेटेज है, और इन्फोसिस के शेयर ने इस न्यूज़ के बाद गिरना शुरू किया। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे देश की इमेज के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ी कंपनी और 10 साल पुराना, या तो उसी टाइम पर इन चीज़ों को निपटारा किया जाए। इतने पुराने नोटिस को दिया जा रहा है, वही 32,400 करोड़ का। खैर बहरहाल पता नहीं अब इसका क्या होगा क्या नहीं, मगर मार्केट ने क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है। मार्केट ने 25,000 से ऊपर ही क्लोजिंग दी है। एक न्यूज़ और रही दोस्तों आज की। कल जैसा आपने सुना होगा कि इजराइल ने हमास चीफ को ईरान के अंदर मार गिराया है। उसके बाद ईरान ने ये बोला कि भाई हम इसका बदला लेंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि क्रूड के रेट बढ़ने शुरू हो गए। सुबह जो है क्रूड वो $81 तक चला गया। तो वो भी एक सेंटीमेंट खराब हुआ कि अगर ऐसा कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है और क्रूड के रेट बढ़ते हैं तो वो सबसे ज़्यादा मार्केट इफेक्ट होती है उस चीज़ से। क्रूड भी बढ़ने लग गया, गोल्ड भी बढ़ने लग गया। खैर गोल्ड तो हम ये मान सकते हैं कि अगर रेट कट होंगे तो गोल्ड तो बढ़ेगा ही, मगर क्रूड का बढ़ना मार्केट के लिए एक नुकसानदायक बात रही। तो उस वजह से भी थोड़ा सा मार्केट कन्फ्यूजन में रही। और तीसरा, मिड कैप आज नहीं बढ़े। मिड कैप के अंदर जो है वो आज गिरावट थी, और मार्केट का ब्रेथ भी अगर हम देखें तो गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा थी आज। अगर आज का देखें तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में शेयर आज गिरे हैं। तो अब दोस्तों देखना ये है कि कल क्या रहता है। जैसे आज जिस तरह से आज मार्केट बंद हुई है उससे तो यही लग रहा है कि कल मार्केट सही रहेगी। एक बार हम मिड कैप को भी देख लेते हैं। आज देखिए मिड कैप 58,200 का लो दिखा दिया मिड कैप ने, और करीब करीब 58,500 पे उसने क्लोजिंग दी है। इसी वजह से साथियों हमारा शायद पोर्टफोलियो आज इतना ग्रीन नहीं दिखा रहा हो, मगर घबराने की कोई बात नहीं है।
देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन जो भी है, क्रूड की जो बात है, आप ये समझिए कि अमेरिका में इलेक्शन है। अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि क्रूड के प्राइस जो है वो इलेक्शन से पहले बढ़े। वो कहीं ना कहीं इसराइल को समझाने की कोशिश करेगा या ईरान को, जैसे भी है। जहाँ तक लगता है कि अमेरिका इलेक्शन से पहले कोई भी टेंशन नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह, क्योंकि अगर क्रूड के रेट बढ़े तो इलेक्शन पे काफ़ी इफेक्ट होगा। बाकी देखते हैं क्या रहता है आगे, मगर हमारी मार्केट की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। अब दोस्तों बात करते हैं, आज एक रिजल्ट आया है जोमेटो शेयर का। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया है इस कंपनी का। अगर इसके रिवेन्यू की बात करें तो दोस्तों 2400 करोड़ से रिवेन्यू बढ़कर 4200 करोड़ हो गया। लगभग आप ये समझिए डबल के आसपास रिवेन्यू पहुंच गया। और अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 3500 करोड़ से 4200 करोड़ हो गया, जबकि जो मार्केट उम्मीद लगा रही थी वो 3927 लगा रही थी, उससे भी बढ़िया इसका रिजल्ट आया है। टोटल इनकम की बात करें तो 2600 करोड़ से 4400 करोड़ की इनकम हो गई, और पिछले क्वार्टर से अगर मिलाएं तो 3800 करोड़ से 4400 करोड़ की टोटल इनकम हो गई। प्रॉफिट को देखेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे कि 2 करोड़ से 253 करोड़ हो गया, क्योंकि ये कंपनी पहले लॉस में चलती थी। 2 करोड़ का पिछले जून के अंदर इसका प्रॉफिट आया था, और इस बार 253 करोड़ हो गया, और पिछले क्वार्टर के अंदर 173 करोड़ था। ईपीएस की बात करें तो 0 से 0.29 आ गया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.20 था। तो दोस्तों हम इस शेयर के ऊपर काफ़ी टाइम से बुलिश हैं। पिछले साल जून से इसकी पोजीशन को लेके बैठे हैं। आप देखिए कि हम क्यों इस शेयर के अंदर ये बोल रहे हैं। देखो साथियों, आपको याद होगा हमारे कुछ साथी जो है मई महीने के अंदर ये शेयर 204 205 के आसपास पहुंच के वापसी 170 172 180 काफी दिन तक ये ऐसे चलता रहा। और मैं तब भी ये बोलता रहा कि नहीं, इसमें घबराइए मत, इस शेयर में घबराइए मत, ये मौका है यहाँ से माल को और उठाने का। क्यों बोल रहा था मैं ऐसा? आप ये देखिए, इसका चार्ट देखिए दोस्तों कि कितना बेहतरीन चार्ट है कि इसने, आप ये समझिए जून 2023 से अब तक हमारा एसएल ट्रिगर नहीं किया है। तो हम इस स्टॉक से कैसे बाहर हो जाएं? आप कहीं पर भी आपको दिख रहा है कि ये इसने किसी लाइन को ब्रेक किया है? ये इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन की लाइन है, जिसको हम थोड़ा इग्नोर करेंगे। बाकी कहीं पर भी इसने इस लाइन को ब्रेक नहीं किया। जब हमारे एसएल को ट्रिगर ही नहीं कर रहा है तो आप समझिए कि ये कितना रिटर्न दे सकता है। जब तक हमारे एसएल ट्रिगर नहीं कर रहा, हम इसके अंदर बैठे हैं। और जब ये 204 के आसपास पहुंच के वापसी 170 172 पे आया तो हमने इसकी क्वांटिटी को बढ़ाया, हमने प्लस किया इसको, भले ये सोचकर कि नहीं आगे बढ़ेगा। क्योंकि न्यूज़ क्या है, आप ये न्यूज़ देखिए ना कि पहले ही कंपनी लॉस में चल रही थी। क्यों चल रही थी? कि जब शुरुआत में जोमेटो ने काम करना शुरू किया तो इसने फ्री भी दिया, सब कुछ किया। अब धीरे धीरे ये डिलीवरी चार्जेस बढ़ाता जा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले, शायद 15-20 दिन, महीने भर पहले इसने डिलीवरी चार्जेस और बढ़ाए हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें अगले क्वार्टर पे दिखाई देगा। तो और दूसरी बात की अपने अगर ये देखें कि अपने उसमें ये सब अलग ही कंपनी है, इसके अलावा कोई और कंपनी नहीं है जो फूड डिलीवरी का इस तरह से काम कर रही हो। तो यही मैं आपसे कहता हूं कि अगर हम चार्ट को देख रहे हैं, हम न्यूज़ को देख रहे हैं, तो हमें शायद पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमें तो बल्कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका फायदा उठाना चाहिए। अगर नीचे आ रहा है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। 208 रुपए में मैंने ये जुलाई के अंदर इसकी कॉल करी थी कि 208 रुपए 40 पैसे में आप इस शेयर को ले लीजिए। आप देखिए 208 रुपए 40 पैसे से और ये कहाँ गया? 1 जुलाई को 208 रुपए 40 पैसे के अंदर हमने इसको, क्योंकि इसने ब्रेकआउट किया था। आप देखिए यहाँ इसने ब्रेकआउट किया था 200 के आसपास। हाँ, उसके बाद अब ये 15% का रिटर्न दे चुका है 1 महीने के अंदर। अब देखिए, तो 15% का रिटर्न कम नहीं है। अगर कोई साथी अगर बुक भी करना चाहता है प्रॉफिट, तो भी 15% का रिटर्न कम नहीं है। बाकी जिसकी जो इच्छा है, अगर बुक करना चाहे तो आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि अब इसका रिजल्ट भी आ गया है और कल हो सकता है थोड़ा सा, और क्योंकि लास्ट बिल्कुल मार्केट बंद होने के टाइम इसका रिजल्ट आया है, तो हो सकता है कल इसके अंदर और तेजी आए। अब दोस्तों कुछ सवाल है मेरे पास, जो हमने बात कर रहा था कि कंपनी का नाम देख के नहीं, कंपनी का काम देख के आप शेयर को खरीदिए। मेरे पास कुछ सवाल आए आज कि कुछ कंपनी शेयरों के नाम आए हैं मेरे पास कि भाई वो शेयर लेने चाहिए। जैसे एक आया मेरे पास TCS। एक बार देख लेते हैं TCS के चार्ट को कि क्या इसे परचेज करना चाहिए। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये TCS ने ब्रेकआउट किया है, इस शेयर ने। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है,
ब्रेकआउट किया है, लेने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी कंपनी का नाम था दीपक नाइट्रेट। देखिए दोस्तों, दीपक नाइट्रेट का चार्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। दीपक नाइट्रेट ने भी देखिए ब्रेकआउट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कंपनी अच्छी है, हमें लेना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं सिर्फ ये आपको जो समझाना चाहता हूँ वो समझाना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, ये कंपनी बहुत अच्छी है। अब मैं कई बार ये बात बोलता हूँ कि जब जब हम शेयर खरीदते हैं अपने ग्रुप पे, जो भी हम शेयर की बात करते हैं, तो हम ऐसे कोई तुक्का नहीं मारते दोस्तों। मैं बहुत कुछ देखकर शेयर को बाय करने की सोचता हूँ। सैटरडे वीकेंड के अंदर सिर्फ यही देखता हूँ कि इस शेयर के अंदर क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। दीपक नाइट्रेट बहुत अच्छा है, टीसीएस बहुत अच्छा है, मगर इसने रिटर्न कितना दिया है आप ये समझिए सबसे पहले तो, कि अगर हम कोई शेयर खरीदने जा रहे हैं तो हमें तो रिटर्न से मतलब है ना, कि रिटर्न कितना बना के दे रहे हैं। कंपनी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सेफ कंपनी है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर कोई कंपनी हमें 10% 12% का रिटर्न बना के दे रही है तो हमें क्या करना है इस मार्केट में काम करने से। इतना तो हम कहीं से भी रिटर्न बना सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम कभी शेयर खरीद रहे हैं तो उसको देखें तो सही, हम क्या क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्यों किस वजह से कह रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस चीज को। मैं पहले भी एक बार इस बारे में वीडियो बना चुका हूं, मगर मैं इन दो शेयरों के बारे में ही आज आपको बताता हूं कि मैं किस वजह से कह रहा हूं। आप देखिए, ये है निफ्टी का चार्ट, ये है निफ्टी का चार्ट दोस्तों। और ये मैं इस चार्ट को लगा रहा हूं कोविड से, क्योंकि देखिए कोविड के अंदर ना सभी कंपनियां नीचे आ गई थी, सभी बॉटम पे थी। तो मैं कोविड से देखता हूं कि किस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। आप देखिए, निफ्टी ने हमें लगभग 190% का रिटर्न दिया है कोविड से लेकर अब तक। अब आप आ जाइए टीसीएस पे, ये है टीसीएस दोस्तों। टीसीएस ने 170% का रिटर्न दिया है कोविड से अब तक, यानी कि निफ्टी से भी कम रिटर्न दिया है। तो क्यों लें हम इसे? सिर्फ इसलिए कि नाम बहुत अच्छा है। चलिए, आपको आईटी सेक्टर पसंद है, आईटी सेक्टर पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, अब मैं आपको एक शेयर दिखाता हूँ, ये है केपीआईटी। देखना आप कहाँ चला गया वो शेयर। 170, आप मेरे कर्सर को देखिए, 170% का रिटर्न दिया है आपके टीसीएस ने। निफ्टी ने रिटर्न दिया है 200% के आसपास, और टीसीएस ने रिटर्न दिया है 4700% का। और अभी भी कहीं आपको लग रहा है ये डाउन ट्रेंड पे है? आप देखिए, कहीं लग रहा है ये शेयर डाउन ट्रेंड पे। मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बोल रहा हूँ कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, आईटी सेक्टर का टाइम है। और किस लिए बोल रहा हूँ कि अपनी रिसर्च के अनुसार बोल रहा हूँ कि जो मैंने देखा है इसके अंदर कि ये आगे भी रिटर्न हमें बहुत अच्छा बना के दे सकता है। देखिए कितने अच्छे चैनल के अंदर ये चल रहा है, कहीं से भी दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है। अब जो चीज़ इतना अच्छा रिटर्न दे रही है, अब आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, आप कहेंगे कि 2020 से मैं क्यों दिखा रहा हूँ, चलो थोड़ा सा हम इसे बढ़ा लेते हैं। ये हो गया हमारा, ये देखिए आप, ये है अब मई 2021 से। मई 2021 से क्या पोजीशन हो गई दोस्तों? मई 2021 से टीसीएस ने रिटर्न दिया है 42% का, और इसने दिया है 808% का। ठीक है जी। अगर चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। ये अब मैं बता रहा हूँ आपको जनवरी 2022 से, लगभग 1.5 साल पहले टीसीएस ने रिटर्न दिया है 16% का, निफ्टी ने रिटर्न दिया है 40% का, और केपीआईटी ने रिटर्न दे रहा है 160% का। तो आप ये देखिए ना दोस्तों कि अगर हम ये बात बोल रहे हैं, हम कोई तुक्का नहीं मार रहे हैं। मैं कोई तुक्का मार के आपको नहीं बता रहा हूँ कि तुक्का मार लिया। देखिए दोस्तों, मैं कोई ज्योतिष तो हूँ नहीं कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वही बात सच निकलेगी। देखिए, हमारा काम क्या है? हमारा काम है पिछली हिस्ट्री देखकर, पिछला डाटा देखकर ये चीज़ देखना कि कौन सा शेयर क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन लीडर है उस सेक्टर का। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें देख के, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें देख के शेयर को पसंद करता हूँ। अगर मैं आपको केपीआईटी की बात बताता हूँ, 2019 के अंदर केपीआईटी ने अगस्त महीने के अंदर, मैंने जुलाई में क्यों बोला है इस शेयर को लेने के लिए, मैं उसका बताता हूँ आपको रीजन। अगस्त महीने के अंदर 2019 में 22% का रिटर्न दिया है, 2020 में 31% का रिटर्न दिया है,
2021 में 19% का रिटर्न दिया है, 2022 में 2.5% का रिटर्न दिया है और 2023 में 8.6% का रिटर्न दिया है, जबकि 2022 और 2023 में आईटी की कोई भी कंपनी रिटर्न नहीं दे रही थी। उसके मुकाबले में अगर आप टीसीएस की बात करें तो 2019 में 2.4% का रिटर्न दिया है, 2020 में -1.1% का रिटर्न दिया है, 2021 में 19% का रिटर्न दिया है, 2022 में -2.7% का रिटर्न दिया है, 2023 में -1.9% का रिटर्न दिया है। तो आप ये देखिए कि जहां और कंपनियां नहीं चल रही थी, ये कंपनी चल रही थी। दोस्तों मुझे नहीं मालूम कि ये चलेगी नहीं चलेगी, मैं सिर्फ डाटा के बेस पर, मैं सिर्फ हिस्ट्री के बेस पर शेयर को चुनता हूँ कि कौन सा शेयर हमें लेना है। अब आप बताइए, देखिए दोस्तों, सबको पता है कि जुलाई के आसपास मानसून आता है, हमें मालूम है कि मानसून आता है, बारिश आएगी, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी छत पे जाके देखते हैं कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं कोई गंदगी तो नहीं है, ये सोच के करते हैं ना कि भाई बारिश आएगी। अब हो सकता है कि मानसून आए और किसी साल के अंदर मानसून आए और बारिश बहुत कम हो, तो जरूरी थोड़ी ना है कि हर साल उसी रेशो में बारिश होगी। हमने तो पिछला डाटा देख के बता रहे हैं ना, कि हमने पिछला डाटा देख लिया कि भाई पिछला डाटा क्या कह रहा है। पिछला डाटा ये कह रहा है कि ये अगस्त में, सितंबर में और नवंबर में ये शेयर बहुत अच्छा रिटर्न देता है, तो क्यों ना हम इस शेयर को नवंबर तक लेके बैठे रहें। अगर ये थोड़ा बहुत अप डाउन भी करता है तो क्यों ना हम इसे नवंबर तक वेट करें इस शेयर के अंदर, क्योंकि अगर हम इसकी हिस्ट्री उठा के देख रहे हैं तो इन महीनों के अंदर, पिछले काफ़ी सालों के अंदर इसने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो यही एक वजह है कि हम तो सिर्फ डाटा पे चल रहे हैं, हम सिर्फ अपने चार्ट पे चल रहे हैं कि चार्ट क्या बोल रहा है, हम कोई तुक्का नहीं मार रहे हैं। हमें तुक्का से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें रिटर्न बनाना है बहुत अच्छा। हमें 10%, हम 15% के लिए इस मार्केट में नहीं आए हैं। तो इसी वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको। अब मैं आपको दूसरे शेयर की जो बात हुई, मैं उसको भी दिखाता हूँ आपको एक बार। देखिए, मेरे से जो पूछा गया दीपक नाइट्रेट के बारे में, आप देखिए दीपक नाइट्रेट का चार्ट। मैं दीपक नाइट्रेट को दिखा रहा हूँ आपको। ये सितंबर 2020 से अगस्त 2020 से लगा हुआ है। दीपक नाइट्रेट ने अगस्त 2020 से अब तक 280% का रिटर्न दिया है, बढ़िया रिटर्न बना के दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी भी बहुत अच्छी है। आपको याद होगा दोस्तों कि मैंने कुछ दिन पहले ही एक शेयर के लिए बोला था, हिमाद्री केमिकल, और आज उसने अपर सर्किट भी लगाया। क्यों बोला था, क्यों मैंने रिसर्च करके उसके लिए बोला था कि भाई केमिकल बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसी को क्यों चुना मैंने, मैं दिखाता हूँ मैंने उसको क्यों चुना। ये देखिए, ये है हिमाद्री केमिकल। इसने दिया है 280% का दीपक नाइट्रेट ने, और हिमाद्री केमिकल ने 708% का रिटर्न दिया है। और देखिए, जो ये मेरा कर्सर है, यहाँ से देखिए आप, अगस्त 2023 में हिमाद्री केमिकल ने इसको भी बीट करना शुरू कर दिया और इससे ऊपर निकलना शुरू कर दिया। यानी का इसका मतलब ये है कि अब हिमाद्री में कैश फ्लो आ रहा है, दीपक नाइट्रेट में उस रेशो में कैश फ्लो नहीं आ रहा। जहां कैश आ रहा है, हमें तो वहां जाना चाहिए ना, कि वहां ज़्यादा चांसेस है उसके बढ़ने के। अब आप देखिए कि मैंने जुलाई में क्यों बोला है इसे। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने जुलाई में क्यों बोला है इसे। अब अगर इसकी मैं हिस्ट्री उठा के देखता हूँ तो 2017 में अगस्त के महीने में ये 21% बढ़ा है हिमाद्री केमिकल, 2020 में 20% बढ़ा है, 2022 में 21% बढ़ा है और 2023 में 60% बढ़ा है। तो हम तो एक हिस्ट्री उठाकर ये देख रहे हैं ना कि इस पीरियड में ये शेयर क्या मूवमेंट करता है। सितंबर में भी यही है स्थिति, सितंबर में भी बहुत अच्छा इसका मूवमेंट रहता है। तो अगर सितंबर में देख लेते हैं हम इसे लेकर, और अगर हम दीपक नाइट्रेट को लेते हैं तो दीपक नाइट्रेट इसके मुकाबले में 2017 में 10% बढ़ा है, 2020 में 6% बढ़ा है, 2022 में 3% बढ़ा है और 2023 में 10% बढ़ा है। तो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, देखो हमारे पास पूंजी छोटी है, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास बहुत पूंजी है तो हम इसमें भी लगा दें उसमें भी लगा दें। अगर हमारे पास पूंजी छोटी है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पैसा उस कंपनी में लगाएं जहां से हमको ज़्यादा रिटर्न मिले। नाम अच्छा होने से कोई मतलब नहीं है। दीपक नाइट्रेट को सब जानते हैं, टीसीएस को सब जानते हैं, अगर वो रिटर्न बना के दे ही नहीं रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको लेके रखे रहेंगे हम। 2%, 5%, 10% रिटर्न बना के दे भी दिया तो कौन सा बहुत बड़ा काम हो जाएगा इस मार्केट में। हम इतनी टेंशन लेकर अगर पैसा लगा रहे हैं और 10% ही रिटर्न बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो दोस्तों मेरा सिर्फ यही कहना है आपसे कि अगर मैं
ग्रुप के अंदर अगर कोई भी शेयर हम लोग ले रहे हैं, आपस में जो भी बात कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह रिसर्च करके पूरी कोशिश है कि जो भी हमारे पैरामीटर है उसमें वो सही बैठे। मगर उसके बाद भी हो सकता है कि वो ना बढ़े। मैं ये नहीं कह सकता कि वो 100% वो बढ़ेगा ही, मगर हम तो कम से कम आंख मूंद के नहीं ले रहे हैं ना शेयर। हम आंख मूंद के कंपनी नहीं चूज कर रहे हैं, हम किसी के कहने पर नहीं कर रहे हैं। हम पहले अपनी रिसर्च कर रहे हैं, चार्ट को देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, उस सेक्टर को देख रहे हैं कि वो सेक्टर कब बढ़ता है, कब उसमें मूवमेंट आती है। तो वो सब देखकर ही तो हम ले रहे हैं ना। तो उसके बाद भी अगर हम गलत पड़ जाते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम एक दुख तो नहीं होगा ना कि किसी के कहने पर ले लिया था इसलिए नीचे चला गया। हमने अपना रिसर्च किया, कोशिश है पूरी, हो सकता है इस साल भी वही रिटर्न दे जैसा वो पिछले सालों में देता आया है। तो बस मैं यही समझाना चाह रहा था आपको। आप देखिए, कंपेयर करिए, कोई भी शेयर आपको लेना है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मेरे बताए हुए कोई भी शेयर को अगर आपको लेना है तो आप अपनी भी रिसर्च करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, मेरे कहने पर मत लीजिए। मैं सिर्फ आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि भाई मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं जो चार्ट पढ़ रहा हूँ, उस चार्ट के अनुसार इसकी ये पोजीशन है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। गियर योर फंड में आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। नमस्कार।